लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की कोशिशें जारी हैं और आज इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य फोकस था कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए और खासतौर पर सरकार ने जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उसे प्रभावी तौर पर लागू करना फोकस रहा आज की बैठक का। लेकिन चलिए विस्तार से बात करते हैं इस पर। हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, ये बताएं जो आज अहम बैठक हुई है वित्त मंत्री की, उसमें किन किन मुद्दों पर खासतौर से फोकस हुआ? देखिए, दरअसल करीब 4 घंटे तक जो बैठक चली उसमें मुख्य मुद्दा तो ये था कि कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक मोर्चे पर जो हालात पैदा हुए हैं उससे निपटने में अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। यही वजह कि इस बैठक की अगुवाई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थी, लेकिन इसमें आरबीआई के गवर्नर, सेबी चेयरमैन, IRDA, PFRDA, यहां तक कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के चेयरमैन भी इसमें थे। और पिछले दिनों सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का जो ऐलान किया और रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया उसको भी अमल करने में अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल करने पर बातचीत हुई। बैठक की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया और पूरे अर्थव्यवस्था का खाका तैयार किया गया और बताया कहां किसकी तरफ से कदम उठाने की जरूरत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा, वो था बैंक और NBFC में लिक्विडिटी या फिर जो चुनौतियां अभी उससे कैसे निपटा जाए। रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ सुझाव यहां पर दिए गए, उन सुझावों की समीक्षा की गई, हालांकि कोई फैसला नहीं लिया गया। सेबी की तरफ से चर्चा इस बात पर जोर रही कि आखिर घरेलू निवेशकों को कैसे बढ़ाया जाए, बाजार में उतार चढ़ाव के पीछे क्या वजह है, सरकार क्या कदम उठा सकती है, सेबी क्या कदम उठा सकती है। मुझे लगता है इन सारे बैठकों के बाद अगले कुछ दिनों में आप अलग अलग रेगुलेटर की तरफ से कुछ न कुछ अहम फैसले होते हुए देखेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर लक्ष्मण जी आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक और खबर पर आपसे बात करनी है। खासतौर से प्रवासी मजदूरों की अगर हम बात करें तो उनके मुद्दे पर लगातार आलोचना झेल रही सरकार जल्द कानून में बदलाव करने वाली है। इसको लेकर क्या डिटेलिंग अब तक सामने आई है लक्ष्मण? देखिए, दरअसल इसको लेकर कई हफ्ते या फिर कहें पिछले 2 महीने से बातचीत चल रही है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर को लेकर लगातार सरकार आलोचना के शिकार में रही है। अब 2 काम कर रही है सरकार। पहला काम कि माइग्रेंट वर्कर को लेकर एक कानून है जो 1979 से चला आ रहा है, उसमें बदलाव करेगी। उस कानून में यह कहा जाता है कि सोशल सिक्योरिटी का फायदा उन्हीं कंपनी के कामगारों को मिलेगा जहां पे एक कंपनी में 5 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं। तो इस 5 की संख्या की सीमा को हटा दी जाएगी, यानी हर माइग्रेंट वर्कर को सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी कोड सरकार जल्द से जल्द लागू करेगी। अब इन सबका फायदा क्या होगा? 4 फायदे होंगे। पहला कि दूसरे राज्य से आकर के किसी और राज्य में काम करने वाले हर कामगार को सोशल सिक्योरिटी यानी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी, पेंशन की सुविधा मिलेगी। ऐसे माइग्रेंट वर्कर को साल में एक बार घर जाने के लिए सरकार यात्रा भत्ता देगी। इतना ही नहीं, ऐसे माइग्रेंट वर्कर के लिए सरकार जो है इसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करेगी और उसी में सारी सुविधाएं रहेंगी और इसको आधार से जोड़ दिया जाएगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो ये मोटा खाका सरकार ने तैयार किया है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसका फायदा सिर्फ कंपनी में काम करने वाले कामगारों को नहीं मिलेगा। घर में काम करने वाली मेड हो या फिर अपना कारोबार करने वाला कोई माइग्रेंट वर्कर हो, ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हर तरह के ऐसे माइग्रेंट वर्कर की पहचान करके डेटाबेस तैयार करके उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और ये सबक सीखते हुए इस मौजूदा हालात से। बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम मुद्दों पर हमें डिटेल्स देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मजदूरों और लोगों की समस्याओं पर कांग्रेस ने अपने स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। कांग्रेस के मुताबिक वो जरूरतमंद और परेशान लोगों की आवाज उठाएगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गरीब परिवारों के लिए हर महीने 7,500 रुपए देने की मांग की है। सोनिया ने केंद्र सरकार से मनरेगा में 200 दिन के लिए रोजगार देने की भी मांग की है। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें।
भारत में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या 1,58,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटों की बात करें 6,500 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से देश में अब तक 4,531 मरीजों की मौत भी हो गई है। लेकिन इस बीच राहत की बात यहां पर यह है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर होकर करीब 43% के आसपास है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में कोरोना की चिंता बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा, तो तमिलनाडु की बात करें तो 19,000 के करीब मामले अब तक आ चुके हैं। लेकिन चलिए तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता रोहन सिंह है और मुंबई से अभिषेक पांडे हैं। रोहन, आपके पास आएंगे। सबसे पहले लगातार हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, लेकिन पिछले 24 घंटों में बताएं हमें कितने हालात बदले हैं, कितने मरीज और पाए गए हैं? जी, हालात अभी भी बहुत ख़राब है। कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो लगभग 1,58,333 ये अब तक के आंकड़े पूरे देश भर से हैं और इसमें से 86,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 6566 नए मामले आए हैं और यही ट्रेंड पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि लगभग हर दिन 6500 के लगभग ही आसपास ही जो नए मामले हैं वो आए हैं। कुल मिलाकर अब तक 4,531 लोग जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। और लेकिन जो एक राहत की बात है वो है रिकवरी रेट। रिकवरी रेट धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बढ़ती अच्छी होती जा रही है। कुल मिलाकर अब तक 67,600 के लगभग ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट इस वक्त 42.75 है, जो कि धीरे धीरे ही सही लेकिन वो अच्छी हो रही है। कुछ कारण जो संख्या बढ़ी है उसका सरकार का कहना है कि टेस्टिंग की जो चीज़ें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। हर दिन नए स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है। अभी कल की अगर हम बात करें तो लगभग 1,20,000 के लगभग टेस्ट किए गए थे और अब तक 33 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं पूरे देश में। तो सरकार की कोशिश है कि जो टेस्टिंग का दायरा है वो बढ़ाया जाए, लेकिन जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। और एक आंकड़ा आपको बता दूं जो कि पहले एक से लेकर 1 लाख तक के बीच में आने में 109 दिन लगे थे, जबकि 1 लाख के से लेकर 1.5 लाख तक आने में सिर्फ 9 दिन लगे। तो चीज़ें बढ़ रही हैं। हालांकि जो एक राहत की बात है वो है रिकवरी रेट, जो कि लगातार अच्छी होती जा रही है। ऑलराइट, रिकवरी रेट तो यहाँ पर अच्छी होती जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी हालात चिंताजनक ही बने हुए हैं। अभिषेक, हमें बताएं खासतौर से महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटे में 2,190 के आसपास पहुंच गई है। कुल मरीज 35,000 के पार यहाँ पर पहुंच गए हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश भर की बात करें, अगर 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज है तो उसमें 50,000 से ज़्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र से हैं। 56,000 की संख्या करीब करीब है महाराष्ट्र भर से। अगर 24 घंटे की बात करें तो 2190 मरीजों की संख्या है, जो काफ़ी ज़्यादा है। खास करके ऐसे समय में सरकार जब प्रयास कर रही है और महाराष्ट्र सरकार दावे कर रही है कि देश में सबसे ज़्यादा जो कोविड टेस्ट है वो महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। अगर अमूमन सरकारी दावे की बात करें तो करीब 4 लाख के आसपास कोविड टेस्ट अकेले महाराष्ट्र में किए जा चुके हैं, जो पूरे देश में किसी भी प्रदेश से सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई में 35,000 से ज़्यादा पेशेंट्स जो आ गए हैं। उसके कारण मुंबई महानगर पालिका सहित सरकार की नींद उड़ी हुई है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है और यही वजह है कि उसका असर आने वाले समय में, जब 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है 4.0, उसके बाद 5.0 बढ़ाने की बात चल रही है, यानी 5वां लॉकडाउन शुरू करने की बात चल रही है। तो इसमें करीब कई शहरों को इसमें समावेश किया जाना है, क्योंकि जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर जो रेड स्पॉट्स जोन है, उन सारी जगहों पर सरकार की कोशिश है कि वहां पर अभी एज इट इज चीजें रखी जाए ताकि थोड़े से चेंजेस आए। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट सरकार के दावे के अनुसार करीब 35 से 40% है महाराष्ट्र में, लेकिन वो कम है। कल की बात करें तो कल करीब 900 के आसपास पेशेंट्स रिकवर हुए थे, जबकि ओवरऑल बात करें तो 2190 नए पेशेंट्स आए थे। यानी पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले मानसून को देखते हुए सरकार चिंतित है, कॉमन मैन बिल्कुल परेशान है, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं निकली है। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसके लिए तमाम सारे जो अल्टरनेट उपाय हैं उन सारी चीजों को खोला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी मदद लोगों तक पहुंच पाए।
बिल्कुल, शुक्रिया रोहन आपका और अभिषेक आपका तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए। इस बीच कोरोना की मुश्किल के बीच पीपीई किट के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। अब रोजाना देश में 5 लाख पीपीई किट बनने लगे हैं और ऐसे में वो दिन अब दूर नहीं जब भारत विदेशों में पीपीई एक्सपोर्ट कर सकेगा। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को उम्मीद है कि अपैरल एक्सपोर्ट काउंसिल को यहाँ पर उम्मीद है कि सरकार घरेलू जरूरत को पूरा करते हुए एक्सपोर्ट की इजाजत देगी। लेकिन पूरी खबर जो है डिटेल में समझते हैं, हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आलोक, ये बताएं कि अब कोरोना का अटैक जब से शुरू हुआ तो भारत पीपीई किट की कमी से जूझ रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं रोजाना 5 लाख प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो गया पीपीई किट का। ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी हम मान सकते हैं, क्योंकि अब हम विदेशों में भी क्या इसको एक्सपोर्ट करने की हालत में है? जी बिल्कुल, पीपी किट के प्रोडक्शन के मामले में देश का टेक्सटाइल सेक्टर न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की राह पर है बल्कि एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी कर रहा है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक इस वक्त देश में रोजाना 5 लाख पीपी किट का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ देश में अभी तक 1 करोड़ वर्ल्ड क्लास पीपी किट का उत्पादन हो भी चुका है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को ऐलान किया था कि देश में रोजाना 2 लाख पीपी किट का उत्पादन हो रहा है, जबकि कोरोना संकट के पहले देश में एक भी पीपी किट नहीं बनता था। प्रधानमंत्री मोदी के इसी विजन के तहत सरकार ने 30 जून तक 2 करोड़ पीपी किट का ऑर्डर दिया था। कंपनियों का कहना है कि इस वक्त वो अपनी क्षमता के 50 से 60% काम कर रही हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया तो वो 10 लाख रोजाना पीपी किट का उत्पादन कर सकती हैं। उन्हें भरोसा है कि 30 जून तक का जो डेडलाइन है उसे वो काफी पहले ही पार कर लेंगी। लेकिन इसके साथ एक आशंका उनके मन में यह भी है कि अगर सरकार की तरफ से उन्हें एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं मिली तो जब तक डोमेस्टिक जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं और सरकार का टारगेट पूरा नहीं हो जाता है, उसके बाद उन्हें नुकसान भी होने की आशंका है। ऐसे में सरकार को इस टारगेट को देखते हुए एक्सपोर्ट करने की भी इजाजत मिलनी चाहिए। जो एपीसी है उसके मुताबिक इस वक्त सालाना देश में 10,000 करोड़ रुपए का पीपी किट का मार्केट है और ग्लोबली अगले 5 साल में $60 बिलियन का डिमांड क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। मास्क पहनने के बाद अक्सर किसी भी शख्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में अब बाजार में ऐसे भी मास्क मिलने शुरू हो गए हैं जिनको पहनने के बाद आपको आइडेंटिटी क्राइसिस से नहीं गुजरना पड़ेगा। मतलब अब हूबहू आपके चेहरे के निचले हिस्से की 3D प्रिंटिंग वाले मास्क आपको मिलेंगे, जिनको पहनने पर एकाएक देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मास्क लगाया हुआ है। कोरोना वायरस से बचने के लिए जब मास्क लगाना बहुत ही जरूरी हो और मास्क पहनना ही न्यू नॉर्मल बन गया हो, तो ऐसा मास्क क्यों ना हो जिससे लगाने के बाद सामने वाले के लिए आपको पहचानना बेहद आसान हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, अब आपकी नाक, मूंछ, दाढ़ी या फिर फोटो और ठुड्डी के जैसे प्रिंटिंग वाले मास्क बाजार में मौजूद है, जिन्हें पहनने के बाद कमोवेश आप वैसे ही नजर आएंगे जैसे बिना मास्क लगाए। ये कमाल है 3D प्रिंटिंग का जो गुजरात के गांधीनगर के फोटो स्टूडियो ने किया है। 3D प्रिंटिंग वाले कस्टमाइज मास्क के लिए आपको महज 10 से 15 मिनट का इंतजार फोटो स्टूडियो में करना पड़ेगा। आपकी फोटो क्लिक करने के बाद बिल्लू शर्मा मास्क पर आपकी ही तस्वीर प्रिंट कर देंगे और वो भी सिर्फ 50 रुपए में, जिससे पहनने के बाद ना तो आपको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा और ना ही आपको पहचानने में किसी को परेशानी होगी। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़। तो 3D प्रिंटिंग के मास्क जो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस से बचाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के दौर में सीमा पर चीन की चहलकदमी की क्या है चालबाजी, आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा शाम 5:57 पर हम बात करते हैं आज के कारोबार की, जहां पर हमने देखा कि मई सीरीज की एक्सपायरी के दौरान बाजार ने शानदार बढ़त दर्ज की है, लेकिन निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 175 अंक मजबूत होकर 9,990 पर यहाँ पर बंद हुआ है और लगातार तीसरे दिन हमने इसमें खरीदारी का रुझान भी आते हुए देखा है। लेकिन चलिए बाजार का पूरा हाल समझते हैं। हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुमित, पहला सवाल तो ये बताएं कि आज के सत्र की हाईलाइट क्या रही?
देखिए, एक्सपायरी का दिन था और एक शानदार एक्सपायरी का मोमेंटम जो कल भारतीय बाजारों में बना वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। करीब 3 से 4% का मूव निफ्टी में आया, सीरीज में 4.5% के आसपास सेंसेक्स चला। 11% की एक शानदार तेजी जो है वो बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ी इस पूरी सीरीज के दौरान। लेकिन आज के सत्र के लिए लगातार बैंक निफ्टी और परफॉर्मर रहा। ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी, एनबीएफसी में खरीदारी, कैपिटल गुड्स में खरीदारी जो कि आज पार्टिसिपेट होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहा था, एक अच्छी तेजी वहां पर ही बनते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो एंसिलरी एक और ऐसा सेक्टर जहां पे खरीदारी थी। होटल स्टॉक सीएनबीसी आवास में बताए भी गए थे, वहां पर भी अच्छी खासी खरीदारी। और जी एंटरटेनमेंट, आयशर जैसे कुछ एक नाम जो कि आज तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। एक जोरदार तेजी के साथ बंद भी हुआ है। इसके अलावा हमें ये बताया कि आज के सत्र में किन शेयरों में जबरदस्त एक्शन रहा और जो खबरों में रहे। सुमित, देखिए, पहले निफ्टी गेनर्स की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट और आयशर मोटर ये दो नाम तो आज प्रोमिनेंटली सबसे तेज रहे। इसके अलावा आज जो खरीदारी रही वो एलएनटी और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों में भी रही है। एचडीएफसी बैंक जो कि लगातार दूसरा दिन आज पार्टिसिपेट कर रहा था। निफ्टी लूजर्स में विप्रो, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारतीय एयरटेल जहां पे प्रॉफिट टेकिंग लगातार जारी है और वहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप में आज पीएसयू का दिन था, चाहे बीएचईएल की बात कर ले, बीईएल की, बीईएमएल की, इन सब में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा भारत फोर्ज, इन्फो एज और मैक्स फाइनेंशियल से कुछ और नाम जो कि आज तेजी में रहे। मिड कैप लूजर्स में अदानी पावर, एम&एम फाइनेंशियल, टोरेंट फार्मा जो कि लगातार प्रेशर में है और एम&एम फाइनेंशियल जैसे शेयर जो कि दबाव के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में भी पहला नाम जी एंटरटेनमेंट का रहा, एक टॉप गेनर के तौर पर आज बंद हुआ। इसके अलावा एनसीसी, उज्जीवन, आयशर कुछ और ऐसे नाम जो कि आज तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। एफ&ओ लूजर्स में पीएनबी, यस बैंक, नंबर्स के बाद यूएसएल, अदानी पावर कुछ ऐसे नाम जो कि आज प्रेशर के अंदर रहे। बैंकिंग के लिए एक शानदार सत्र जिसमें एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये कुछ ऐसे शेयर रहे जो कि आज एक जोरदार परफॉर्मेंस के साथ बंद हुए। ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों में तेजी रही। ऑटो में आयशर, मारुति, टाटा मोटर्स, एम&एम भी कुछ ऐसे नाम जो कि तेजी में थे। एंसिलरी में आप भारत फोर्ज, मदरसन, जेटी, केटी कुछ ऐसे नाम जो कि आज तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। खबरों के आधार पर, फिर नंबर्स के आधार पर रेडिको खैतान, इसके अलावा एबी फैशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इनके नंबर्स आए। लेकिन अब जिनके नंबर से बाजार नजर रखेगा वो रहेंगे वोल्टास, एनसीसी, इक्विटास और 3M इंडिया। तो एक शानदार क्लोजिंग भले सीरीज में देखने को मिली। कल से एक नई सीरीज की शुरुआत है, नजर रखनी हुई किस तरह मार्केट ट्रेड करता है। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की दिक्कतों के बीच CNBC TV 18 और CII ने CEOs का सर्वे किया है और इस सर्वे में इंडस्ट्री ने उनके बिजनेस के हाल और उनको होने वाली परेशानियों के बारे में सवाल पूछे। इस पर तमाम डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, असीम मनचंदा, उनसे बात करते हैं। असीम, इस सर्वे की हाईलाइट्स बताएं हमें। देखिए, जो CNBC TV 18 है और CII है उसने CEOs के साथ एक सर्वे कराया था कि अब लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है, कारोबार जो CEOs है वो क्या मानते हैं कि बिजनेस का अब क्या हाल है, क्या लॉकडाउन खुलने के बाद से कारोबार जो है उसकी शुरुआत हुई है या नहीं हुई है, किस तरह की परेशानियां जो है उनको आ रही है, इंडस्ट्रीज को जो है आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो CEOs वो मानते हैं कि अभी 14% CEO मानते हैं कि अभी काम जो है बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन 10 से 15% जो CEOs ये मानते हैं कि काम जो है 33% जो है वो शुरू हो गया है और 30 से 50% की क्षमता पर जो काम है वो 31% लोग जो है मानते हैं कि काम शुरू हो गया और 50 से 100% की क्षमता पर काम शुरू हो गया, ये 22% CEO जो है वो मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें पूरी तरह से डिमांड में रिकवरी जो है कब देखने को मिलेगी, कब इंडस्ट्रीज जो है इसको लेकर के ज्यादा प्रोडक्शन जो है करेगी, तो इसको लेकर के थोड़ा सा CEOs का थोड़ा सा व्यू पॉइंट जो है थोड़ा सा नेगेटिव है। CEOs कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले जो है उनको डिमांड जो है रिवाइव होती हुई नजर नहीं आ रही। करीबन 60% CEOs ने ये माना कि अक्टूबर से पहले डिमांड जो है वो रिवाइव नहीं होगी, जबकि 30% ये मानते हैं कि अगस्त में डिमांड जो है रिवाइव हो सकती है, जबकि 10% यही मानते हैं कि जून में डिमांड जो है रिवाइव हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि लॉकडाउन के बाद जो कारोबार है उनके सामने किस तरह की परेशानियां, उनको क्या दिक्कतें जो आ रही है, तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है उनको कैश फ्लो की है, उनको उनके पास लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल नहीं बची है। थोड़ी बहुत लॉकडाउन की परेशानियां 38% जो CEOs हैं वो मानते हैं कि लॉकडाउन की जो परेशानियां जिसमें कि सरकार ने कहा है कि आप 33% क्षमता के साथ काम करेंगे या फिर जो उनको अपने एम्प्लॉइज के ऊपर उनकी सुरक्षा के लिए जो खर्च करना पड़ रहा है, तो उस तरह की परेशानियां, एक माइग्रेशन जो हुआ है मजदूरों का, तो उसको भी लेकर के भी 14% CEOs ने माना कि मजदूरों को लेकर के उनकी परेशानियां जो है आ सकती है। सिर्फ 5% ने CEOs ने ये माना कि कर्ज को लेकर के दिक्कतें जो है सरकार को थोड़ा सा कर्ज जो है बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये निकल कर क्या है कि अगस्त से पहले जो है कारोबार मानते व्यापारी ये मानते हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ सकती है अगस्त के अंदर, और ये मानते हैं कि अगर कैश फ्लो की दिक्कतें सरकार जो है दूर कर दे तो कारोबार जो है काफी जल्दी फ्लोरिश कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो ये हाइलाइट्स रही इस सर्वे की। लेकिन नसीम, आप बने रहे हमारे साथ। टिड्डियों के अटैक ने 7 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। टिड्डी दल अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में तेजी से फसलों को चट कर रहा है। और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन ये तैयारी क्या है, असीम बताएं हमें। टिड्डियों के अटैक से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर की है? देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल जो खासतौर पर कि बहुत सारे राज्य जो इसकी चपेट में आ गए। पिछले साल 2 राज्य सिर्फ राजस्थान और गुजरात में टिड्डी दल का अटैक जो हुआ था, लेकिन इस बार अब तक 7 राज्य इसकी चपेट में जो आ चुके हैं। टिड्डी दल जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब यहाँ भी पहुंच चुका है और वहां पे बहुत तेजी से फसल जो है वो चट कर रहा है। केंद्र सरकार ने भी इनसे निपटने के लिए काफी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। खासतौर पर सबसे पहले तो उन्होंने राज्यों के साथ एक बैठक जो की है। हर हफ्ते ये बैठक जो हो रही है, उनको बताया जा रहा है, उनको एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है कि आप किस तरह से इससे निपट जो हो सकते हैं। साथ साथ एक यूके की कंपनी को 60 स्प्रे पंप लेने के लिए ऑर्डर जो है वो दे दिया है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, उनके जरिए कीटनाशक स्प्रे करके इनको खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। थोड़े से जो पंप्स है, स्प्रे पंप, वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी ऑर्डर जो है वो दिया जा चुका है। सरकार को उम्मीद है कि इसी महीने जो है वो ऑर्डर जो है उनको मिल जाएगा और वहां से स्प्रे करने की शुरुआत जो कर देगी। 200 टीम्स जो है सरकार ने वो भी लगाई है इनसे निपटने के लिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और काफी तेजी से फसल का नुकसान जो है वो कर रही है। तो सरकार जो है इनके ऊपर फिलहाल पूरा फोकस जो सरकार ने इसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि अगर अभी भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों को काफी बड़ा तो ये पूरी तैयारी है सरकार की राज्यों के साथ मिलकर। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।